अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। ये प्रकृति विविध रूपा है, प्रति क्षण हमें नित नए रंग रूप आकार दिखाती है और प्रति क्षण हमें प्रेरणा भी देती है कि इन रूपों से, इन रंगों से हम अपना जीवन बदलें, इन पर चिंतन मनन करते हुए इनसे सीख लेकर अपने जीवन जीने का ढब बदलें। आपने नेवले के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा कई लोगों ने। नेवला जो इतना छोटा सा प्राणी है लेकिन जहरीले से जहरीले कोबरा तक को वो मार डालता है। अब ये जो नेवला है, इसके भीतर कोई कोबरा से ज़्यादा या उन जहरीले सांपों से ज़्यादा जहर नहीं होता, लेकिन जब जब वो सांप उस नेवले को दंश मारता है यानी काटता है, तो नेवला अपने भीतर उस सांप के जहर को पचाकर अपने भीतर एक प्रतिरोधक क्षमता यानी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उस पॉइजन के प्रति जो उसे सांप के काटने से मिला। कितनी अद्भुत बात है कि एक जहरीला सांप जब नेवले को काटता है तो वो उसके पॉइजन को, उस जहर को अपने भीतर पचा लेता है और पचाकर उस जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है। और यही कारण है कि जब वो सांप को मारकर खा जाता है तो उस सांप का जो जहर है उस पर असर नहीं डालता। वहीं जंगलों में कुछ ऐसे पॉइजनस फ्रॉग्स यानी कि जिसे कहते हैं डार्ट पॉइजन फ्रॉग्स, ऐसे जहरीले मेढक पाए जाते हैं जो अगर आप उसे छू भी लो, आपको वो कहीं टच भी कर जाए तो इंसान की मौत हो सकती है, इतने जहरीले। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये जो मेढक है, ये जब पैदा होते हैं, जब जन्म लेते हैं, तब जहरीले नहीं होते, लेकिन इनका जो भोजन है वो जिस प्रकार के कीड़े मकोड़े, दीमक आदि खाते हैं, वो खा खा कर उनके भीतर ऐसा जहर पनप जाता है कि उनके म्यूकस यानी वो जो चिपचिपा पदार्थ उनके शरीर पर लगा होता है, वो म्यूकस इतना जहरीला हो जाता है कि शरीर पर अगर लग जाए तो वो आपके शरीर में जहर फैला सकता है, इंसान को मार भी सकता है। ऐसे पॉइजनस फ्रॉग्स जंगलों में पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्यों आपको ये प्रकृति के नेवले, सांप और मेढकों के बारे में बता रही हूँ। ये प्रकृति प्रतिक्षण हमें सिखा रही है। हम नेवले और मेढक दोनों के एग्जाम्पल से समझें, दोनों के उदाहरण से समझें कि दोनों को ही जहर मिल रहा है, लेकिन एक प्राणी ऐसा है जो उस जहर को पचाकर अपने भीतर रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है, और दूसरा प्राणी ऐसा है जो उस जहर को अपने भीतर सेव करता है, सुरक्षित करता है और खुद अपनी मूल जो इनहेरेंट नेचर है यानी उसका जो मूल स्वभाव है उसको बदलकर जहरीला बन जाता है। कितनी अद्भुत बात है। ज़रा हम अपने आप को देखें, हम भी तो ऐसे ही नहीं। हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आती है, परेशानी आती है, हम हर्ट होते हैं, लोगों से हमें दर्द मिलता है, मन माफिक काम नहीं होते, परेशानियाँ होती है, बाधाएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या हम अपने भीतर वो एक स्टैमिना डेवलप कर पाते हैं, अपने भीतर वो दृष्टि डेवलप कर पाते हैं जिससे कि हम उन परेशानियों से सीख लेकर अपने भीतर वो अनुभव ज्ञान पैदा करें, वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप करें कि अगली बार अगर सेम ऐसी मिलती जुलती परिस्थितियाँ आए तो हम उसके साथ कैसे डील करें। या हम अपने भीतर एक नकारात्मकता, एक उदासीनता, एक उदासी, बेचैनी या कहीं एक डर पैदा कर लेते हैं कि भाई हमारे जीवन में तो हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, जो हमारे जीवन में परेशानियां आनी हैं वो टिकनी है। मैं तो लिखवा कर ही लाया हूँ कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियां आएगी और मैं भुगतूंगा। अब ये चॉइस हमारी है कि समस्याएं जब आ रही है तो क्या उन समस्याओं को हम अपने भीतर जो दबी छिपी हुई योग्यताएं हैं उनको खोलने की चाबी समझ लें, उसे खोलने की कुंजी समझ लें, एक ऐसा अवसर समझ लें कि इस बार जब कोई समस्याएं आई है, ये कोई समस्या मेरे सामने आई है, ये एक हर्डल आया है मेरे सामने, मैं इसको पार करने के लिए अपनी क्षमता का कौन सा आयाम
नया खोलूँगा और अपने भीतर अनुभव ज्ञान पैदा कर सकूँगा, या फिर मैं उसे अपने अंदर सेव कर लूँगा। देखो, जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरे सामने कैसी कैसी समस्याएं आती रही है, ये तो मैं हूँ जो जिंदा हूँ, वरना तो कोई दूसरा होता तो मर ही जाता। इन समस्याओं के साथ हम डील कैसे करें? अभी देखा जाए तो ये समस्याएं हर किसी के सामने आती है, लेकिन हम बंधे बंधाए पैटर्न पर सोचते हैं, और यही कारण है कि वो समस्या को हम एक चाबी की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। उस समस्या से हम अपने भीतर की योग्यता को उजागर नहीं कर पाते। अगर हम समस्याओं को इस तरह से देखना सीख लें तो मज़ा आ जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सत्य घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बहुत साल पहले की बात है, शायद गुजरात की बात है। वहाँ पर एक बहुत बढ़िया कारखाना बन रहा था, और उस कारखाने में एक ऐसा मौका आया जब एक बहुत बड़ी मशीन ज़मीन में एक गहरा गड्ढा खोद कर उसमें फिट की जानी थी। अब परेशानी ये थी कि 30 से 40 फुट गहरे गड्ढे में वो मशीन कैसे उतारी जाए। ये वो समय है जब बहुत ज़्यादा क्रेन्स भी उपलब्ध नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऐसे डिवाइसेस उपलब्ध नहीं थे जिससे कि मशीन को उस गड्ढे में उतारा जा सके। इंजीनियर्स की टीम को बुलाया गया। चूँकि उस कारखाने के जो इंजीनियर्स थे वो इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों ने, गवर्नमेंट का ये कारखाना था, तो उन्होंने एक टेंडर निकाल दिया कि भैया जो भी इस समस्या का समाधान कर पाए और अमाउंट हम उसको दे देंगे, लेकिन ये मशीन नीचे फिट बिठानी है और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं की जा सकती। गड्ढा अगर बड़ा खोदा जाए फिर उतारा जाए, सब तरह से उस पर निर्णय कर लिया गया, सब तरह से उस पर विचार विमर्श कर लिया गया। तो आखिर हुआ ये कि दूर दूर से जब इस टेंडर की बात पता चली तो आसपास के सिटीज़ से भी इंजीनियर्स आए ताकि वो देखी जा सके उस मशीन को भी, उस गड्ढे को भी, और वो लोग अपना एक अमाउंट जो टेंडर होता है अपना पूरा बिल बनाकर पेश कर सके। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जितनी उस मशीन की कीमत थी लगभग उतना ही खर्चा उसको नीचे बिठाने में आ रहा था। खैर, किसी तरह से करके बहुत सारे लोगों ने टेंडर भरा। उनको लगा हम आसपास के गांवों से मंगवा लेंगे क्रेन्स, किसी को लगा हम ऐसा कुछ कर लेंगे, रस्सियाँ ये वो मैन पावर मंगवा लेंगे और हम ये मशीन गड्ढे में फ़िट कर लेंगे। तो उन्होंने सब ने अपना अपना टेंडर भरा। किसी ने 10 लाख का, किसी ने 15 लाख का, किसी ने 18 लाख का, इस तरह से टेंडर भरा। अब चूँकि ये इंजीनियर्स का हुजूम उस जगह पर आ रहा था तो वहाँ पर एक कोई ऐसे ही छोटा मोटा जो वहाँ का महाजन था, आप उसे बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, वो भी वहाँ पर आया। वो मेला सा हो गया था उस गांव में, तो वो भी आकर उस मशीन को देखने लगा बड़े गौर से। तो लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे कि अरे भाई, तुम कोई इंजीनियर हो जो तुम ये मशीन गड्ढे में फिट बिठाओगे। खैर, उस महाजन के दिमाग में, उस बिजनेसमैन के दिमाग में एक कुछ अलग ही चीज़ चल रही थी। वो उस मशीन को बड़े गौर से देख रहा था और उस गड्ढे को भी देख रहा था। आखिर उसने एक ही सवाल किया उन इंजीनियर से, मुझे बस इतना सा बताइए कि सर ये मशीन जो है वो पानी से ख़राब तो नहीं होगी? सब लोगों ने पता करके बता दिया कि ये मशीन पानी में ख़राब नहीं होगी, गड्ढे में फिट बिठानी है। ठीक है, उस बिजनेसमैन ने भी टेंडर भर दिया। उसने टेंडर भरा 5 लाख का। अब आप सोच सकते हैं, जहाँ पर टेंडर्स थे 10 to 15 lakhs, 18 to 20 lakhs, वहाँ पर ये 5 लाख का टेंडर उसे ही मिलना था। ठीक है, उससे पूछा गया कि तुम इतने कम में कैसे करोगे, क्या तुम्हारे पास क्रेन्स है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया? वो बोले वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको वो मशीन फिट चाहिए ना, वो मैं करवा दूंगा, किस डेट को करवानी है मुझे वो बता दीजिए। तो डेट उनको पता चल गई कि उस फला दिन उनको वो मशीन वहाँ पर करनी है। अब लोग देख रहे हैं कि वो महाजन तो बड़े आराम से बैठा हुआ है, उसने कोई तैयारी भी नहीं की। अब आसपास के सारे लोग, वो सारे इंजीनियर्स वहाँ पर जमा हो गए कि ये महाजन करता क्या है, उस मशीन को उस गड्ढे में कैसे बिठाएगा। जिस दिन मशीन फिट बिठानी थी उस दिन लोगों ने देखा कि ट्रक के ट्रक भर के बर्फ़ की सिल्लियाँ वहाँ चली आ रही है उस गांव में। लोग हैरान हो गए। तभी लोगों ने देखा कि वो महाजन के इंस्ट्रक्शन पे, उस पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे, वो सारे की सारा जो बर्फ़ है, उसकी जो वो सिल्लियाँ हैं, बड़ी बड़ी आइस क्यूब्स हैं, वो सारे के सारे उसमें बिठाने लगे, गड्ढे के अंदर भरने लगे। और जब वो गड्ढा पूरी तरह से उस बर्फ़ से भर गया तब बड़े आहिस्ता से सरका कर उस मशीन को उस
बर्फ़ की सिल्लियों पर रख दिया गया, बिल्कुल फिट इस तरह से कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलता जाए वो मशीन धीरे धीरे नीचे उतरती जाए। और एक पानी की मोटर मंगवा ली गई, उसने वो मोटर अंदर डाली और जैसे जैसे धूप खिलती गई, बर्फ़ पिघलता गया, वो पानी उसने बाहर निकलवा लिया। इस सारे में खर्चा सिर्फ हुआ 1 लाख का और 4 लाख उसको शुद्ध प्रॉफिट मिल गया। लोग बड़े हैरान हुए क्योंकि सब लोग एक ही दिशा में सोच रहे थे कि इस मशीन को उठाकर फिट बिठाना, किसी ने भी इस तरह से सोचा ही नहीं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि समस्या चाहे जैसी भी हो, उसका समाधान उस समस्या के भीतर ही है। वहाँ पर आसपास की थ्योरीज नहीं काम आती, काम आती है हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी दृष्टि कि हमारी दृष्टि किस पर टिकी हुई है। हमारी दृष्टि उस समस्या पर टिकी हुई है या समाधान पर टिकी हुई है। हम अपने आप को देखें कि जब समस्या हमारे जीवन में आती है तो पहला प्रश्न हम स्वयं से करें कि ये समस्या वाकई समस्या है भी, या हमने सिर्फ अपनी दृष्टि में उस समस्या को एक नामकरण दे दिया है, एक टैग दे दिया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आपको अक्सर लोग कहते हुए सुनाई देंगे कि आजकल बड़ा कंपटीशन है, जहाँ देखो वहाँ कंपटीशन है, अगर हम दौड़ेंगे नहीं, अगर हम फास्ट नहीं चलेंगे तो हम इस कंपटीशन में जीतेंगे कैसे। ज़रा अपने आप से प्रश्न पूछिए कि ये कंपटीशन एक्चुअल में कंपटीशन है या आपके अपने दिमाग का उपजाया हुआ कंपटीशन है, आपकी अपनी इमेजिनेशन का कंपटीशन है। भाई, किसने कहा आपसे दौड़ने के लिए, किसने कहा आपसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? आपने स्वयं ही इस प्रतियोगिता को अपने माइंड में क्रिएट कर लिया और फिर खुद ही दौड़े चले जा रहे हैं, खुद ही हार रहे हैं, खुद ही किसी को जिता रहे हैं, खुद ही अपना सारा नियम कायदे कानून तय किए जा रहे हैं और इस चक्कर में इतने स्ट्रेस्ड हो रहे हैं कि आप उस रास्ते पर चलने के लिए, जो मंजिल है जिसे आप प्रतियोगिता का नाम दे रहे हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अपनी योग्यताओं के तहत, अपनी काबिलियत से बड़े आराम से भी पहुंच सकते थे। लेकिन नहीं, हमने अपने प्रतिद्वंदी तय कर लिए और उस प्रतिद्वंदी को देखते हुए, उन कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए वो जैसे चल रहे हैं, हमने भी चलने का निर्णय कर लिया और अंततः हम थक गए, हार गए। हारे इसलिए नहीं कि हम चले, हारे इसलिए क्योंकि हम दौड़ रहे थे। किसके एवज में? उस प्रतिद्वंदी के साथ। और वो जो कॉम्पिटिटर है वो अपनी मस्ती में चल रहा है। आप एग्जाम्पल देखिए, अक्सर आप जब रास्ते पर गाड़ी चला रहे होते हैं, है ना, आप देखेंगे कि कुछ लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, बड़े आराम से वो अपनी स्पीड में चलाते हुए, एक गाड़ी चलाते हुए लेके आ रहा है और वो आपसे आगे निकल जाता है। अब अंदर ही अंदर एक कंपटीशन आप खुद डेवलप कर लेते हैं। वो जो बंदा आपसे आगे निकला है वो अपनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, अपनी मस्ती में चला रहा है, लेकिन आप अपने भीतर एक कंपटीशन डाल लेते हैं, ये मुझसे आगे निकल गया, समझता क्या है। अब आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे, अब आपका सारा ध्यान किस पर रहेगा? स्पीडोमीटर पर, एक्सीलेटर पर, और पूरी तरह से उस गाड़ी को देखते हुए बार बार उससे आप जीतने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे जब उस गाड़ी को, वो गाड़ी अपनी स्पीड पर चल रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, लेकिन जब आप उससे आगे निकल जाते हैं, उसको अपने पीछे छोड़ देते हैं, अंदर एक बहुत अलग तरह का एक रोमांच पैदा होता है, एक एक्साइटमेंट पैदा होता है। वाओ, मैंने उसको हरा दिया। देखा जाए तो उस व्यक्ति ने आपसे जीतने की कोई कोशिश भी नहीं की, लेकिन आपके भीतर ये भाव आया कि मैंने उसे हरा दिया, मैं स्वयं जीत गया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब आप उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, आपने कितना कुछ मिस कर दिया। आपने वो जो अपने आसपास की प्रकृति थी उसको मिस कर दिया। वो जो हवा का आप आनंद उठा सकते थे, आसपास के नज़ारों का जो आनंद उठा सकते थे, उन नज़ारों को मिस कर दिया। आसपास फैली हुई हरियाली, रास्ते के डिवाइडर्स पर खिले हुए फूल, रास्ते में चलती हुई वो गायों के गले की घंटियाँ, और भी ऐसे बहुत सारी प्यारी चीज़ें जो प्रकृति आपको बिना कारण ऑफ़र कर रही थी, मुफ्त में ऑफ़र कर रही थी, फ्री में। आपने वो सारी चीज़ें भुला दी, आपने अपनी नज़रें उनसे हटा ली और उसका आनंद उठाने से चूक गए। और ये प्रतियोगिता किसी ने आपके लिए तय नहीं की थी, आपने स्वयं ही तय कर ली।
आप खुद ही स्ट्रेस्ड हो गए, आप खुद ही जीत गए, और अगर सपोज़ वो व्यक्ति आपसे आगे चला जाता और आप जीत नहीं पाते तो खुद ही डिप्रेस भी हो जाते। कुछ भी कहो, मैं आजकल जब गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मेरी ड्राइविंग उतनी बढ़िया नहीं है, मेरी ड्राइविंग उतनी स्मूथ और स्विफ्ट नहीं है, आप खुद ही खुद को टैग कर लेते। लेकिन ज़रा ध्यान देना, अगली बार जब आप अपने लिए कोई समस्या देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, अब दिमाग में शुरू हो जाएगा, अरे ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये फंक्शन तो करना ही पड़ेगा, इसमें ये ड्रेस का जो कलर है वो तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, एक थीम तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप खुद ही डिसाइड करें, वरना लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, और लोगों का तो काम है कहना। आप क्यों उसे सुन रहे हैं, आप क्यों उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? और इन सारी चीज़ों में पता है आप क्या मिस कर रहे हैं? अपने बेटी की शादी की वो उमंग, वो खुशी, वो प्रेम, वो उल्लास, आप इन सब से अपने आप को बिल्कुल दूर कर रहे हैं। वो जो आनंद था, वो जो एक लाड़ और प्यार था जिससे आप अपनी बेटी की शादी करने वाले थे, उससे आप वंचित रह गए। अगर करनी ही है तो मस्त होके करो, प्रेम से करो। ये ड्रेस मैं जब अपनी बेटी के लिए ख़रीद रही हूँ, ये मेरी बेटी इसमें कितनी सुंदर लगेगी, ये गिफ्ट जब मैं उनके इन लॉज को दूंगी वो कितने खुश होंगे, ये मैं जब अपने दामाद के लिए ये चीज़ दूंगी वो कितने खुश होंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा और मुझे कितना अच्छा लगेगा। बनिस्बत इसके कि आप वो सारा की सारा जो प्रेशर है अपने ऊपर लें, आप मस्त होकर अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए तो ज़रा चेक कीजिएगा एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या सिर्फ आपके द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम है। पहली चीज़। दूसरा स्टेप, जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आई है तो उस प्रॉब्लम को ध्यान से सिर्फ देखिए, उस प्रॉब्लम को ध्यान से सिर्फ सुनिए, वो प्रॉब्लम खुद बताएगी मुझे सॉल्व कैसे करना है। पहले भी इस तरह का एग्जाम्पल हम सुन चुके हैं कि भैया ज्योग्राफी की प्रॉब्लम है तो वो आपको अलजेब्रा में नहीं मिलेगी, और अगर अलजेब्रा की प्रॉब्लम है तो वो आपको हिंदी साहित्य में नहीं मिलेगी। जो जहाँ की समस्या है वो वही सॉल्व करनी होगी और उन्हीं रिसोर्सेज से सॉल्व करनी होगी। बाहर के रिसोर्सेज से आकर कोई समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि समस्या सॉल्व करते हुए हम अपने भीतर अनुभव ज्ञान डेवलप कर रहे हैं या अपने भीतर नकारात्मकता को हावी कर रहे हैं। चुनाव आपका है, आखिर जीवन आपका है, उस जीवन के निर्णय लेने की क्षमता आपके पास है। तो सही चुनाव कीजिए, अपने भीतर अनुभव ज्ञान डेवलप कीजिए। अनुभव ज्ञान कैसे डेवलप करना है इसका तरीका भी हम आपसे कई बार शेयर कर चुके, और उस अनुभव ज्ञान को डेवलप करने के लिए पहले स्वयं को देखना ज़रूरी है, उस समस्या को देखना ज़रूरी है, जीवन में आने वाली हर घटना को देखना ज़रूरी है कि इस घटना को हम समस्या टैग कर रहे हैं या सिर्फ एक जनरल प्राकृतिक घटना टैग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए और अपना जीवन स्वयं बदलिए। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।